हाँ जी बेटा जी, कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्होंने डाला है जी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। अगेन हमारी असाइनमेंट में तो क्वेश्चन ऑलरेडी है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। और फिर वही कैटेगरी है कि अगर आप एग्जाम में सीधा इसके साथ उलझते हैं पहली बार तो भाई दिक्कत होगी, कॉन्सेप्ट कैच करने में दिक्कत होगी एक जगह पे जाके। तो इन्होंने भी सीधा उदा आंसर निकाला है। अब वो क्यों ऐसे होता है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। SC Limited manufacture two product A and B. The company has budgeted factory overhead amounting to this much and budgeted direct labor hour of 180. मतलब ये बजट बनाया गया कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारे 36,72,000 होंगे और हमारे बजटेड लेबर आवर होंगे 180। कंपनी यूजेस प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट फॉर द प्रोडक्ट कॉस्टिंग पर्पस। मतलब कि वो 3672 डिवाइड बाई 180 करके एक रेट निकाल लेंगे और ये वो ओवरहेड पर्पस के लिए यूज करेंगे अगर ब्लैंकेट रेट होता है। बाकी अगर डिपार्टमेंट वाइज चलें तो ब्रेकअप दिया गया इस ओवरहेड का। जैसे आप कह रहे थे कि 3672 का आपका ओवरहेड है, तो ये पी और क्यू दो डिपार्टमेंट, मैं यही बोलूंगा जी, दोनों के ओवरहेड्स आपके सामने हैं कि 3672 कैसे इन दोनों में स्प्लिट हो जाता है। फिर आर्स आपके 180 हैं, कैसे वो इन दोनों में स्प्लिट हो जाते हैं ये भी दिए हुए हैं। इससे जी रेट पर आर भी आपके सामने है। ठीक है, नॉर्मल बातें सर अभी तक तो। देन और आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 hours इन डिपार्टमेंट पी and 1 hour in Q. Each unit of B require 1 in P and 4 in Q. चलिए जी, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख भी लेते हैं। जैसे हमारे जो दो प्रोडक्ट हैं उनमें दोनों डिपार्टमेंट में वर्किंग इन्वॉल्व है, पी और क्यू दोनों में वर्किंग इन्वॉल्व है। अब जो ये प्रोडक्ट ए है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 hour इन पी, ठीक है जी, 4 hour एंड 1 hour इन क्यू, ठीक। बी का वाइस वर्सा 1 hour और 4 hour इन क्यू। चेक करेंगे अच्छे से, बिल्कुल सर। कहता है ये फर्स्ट ईयर ही था कंपनी के ऑपरेशन का। मतलब ये जो सब हो रहा है एक न्यू कंपनी की बात हो रही है, अभी पहला साल था। देयर वॉज नो WIP एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता है और कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं है एट द एंड, पर कुछ यूनिट्स स्टॉक में जरूर है ए और बी के एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको ये भी लिख के आया है कि बजटेड एक्टिविटी वाज अटेन्ड बाय कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे क्वेश्चन को तुक्के मार के नहीं 100% समझना। एक तो तुक्के से समझना होता है, एक होता है 100% वाला। तो ये लाइन का मतलब लेना। फर्स्ट ईयर में कंपनी ने एक बजट बनाया कि दैट वी विल वर्क फॉर दीज मेनी आवर्स और इसके अगेंस्ट ये सब ओवरहेड कॉस्ट आएगा। अब ये बजट है, जैसे आप बजट बनाते हैं रोज पढ़ने का, कभी कभार उसके बराबर पढ़ते हैं, कभी उससे ज्यादा या कम भी। ज्यादातर कम ही थप्पड़ पड़ना मुंह पे, ज्यादातर कम ही वालों को, उससे ज्यादा पढ़ो। ठीक है जी। तो भाई इनका जो बजट था ना वो अटेन हुआ है। इन्होंने बोला है कि हमारा जो बजट था हमने उतना ही काम किया। मतलब नाउ दिस इज गारंटेड कि डिपार्टमेंट पी ने 90,000 आवर्स काम किया, डिपार्टमेंट क्यू ने भी 90,000। ये भाई साहब पहले तो ये कहना चाहता। अब इससे सर इतना क्या हो जाएगा, आप इतने एक्साइटेड इस पे क्यों हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सर। पहला पार्ट पढ़ो, आप भी हो जाएंगे। डिटरमिन द प्रोडक्शन एंड सेल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द अबव ईयर। कहता है ये बताओ कि जो प्रोडक्शन एंड सेल क्वांटिटी है प्रोडक्ट ए और बी की अबव ईयर की क्या है। मतलब वो कह रहे हैं हमने जो बजट बनाया उतनी देर ही हमने काम किया। अब तुम ये बताओ कि हमने कितना बनाया होगा और कितना बेचा होगा। देखिए सर, ये प्रोडक्ट ए और बी है। डिपार्टमेंट पी ने प्रोडक्ट ए के लिए भी काम करना है, प्रोडक्ट क्यू के लिए भी करना है। ये इन्होंने अपने अपने आर्स बता दिए, ये आपके प्रोडक्ट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। फिर आपने कुछ आवर्स बजट किए थे कि डिपार्टमेंट पी कितने घंटे के लिए काम करेगा। सर कितने घंटे के लिए काम करेगा, कोई बता सकता है बच्चा? हाँ जी सर बता देते हैं, 90,000 आवर्स के लिए। क्या डिपार्टमेंट पी ने इतने घंटे के लिए काम किया? हाँ जी सर, क्वेश्चन में लिखा हो बजटेड एक्टिविटी वाज अटेन्ड। इसका मतलब इसके डिपार्टमेंट पी के टोटल आवर्स 90,000 है। डिपार्टमेंट क्यू ने क्या बजट बनाया था सर? 90,000।
क्या उसने भी इतने घंटे के लिए काम किया? यस सर किया। देख रहे हो? हाँ जी सर। अब थोड़ा थोड़ा याद करो, अगर आपको ध्यान आता है, मैथ्स वगैरह में एलपीपी प्रॉब्लम्स होती थी बीकॉम में, +1 +2 में, तो वहां भी ऐसी सिचुएशन बनती थी कि ये प्रोडक्ट ए है, इसके 1 यूनिट को 4 आवर यहाँ चाहिए, 1 आवर यहाँ चाहिए। ये प्रोडक्ट बी है, तो फिर वो पूछते थे कि बताओ कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे। आया कुछ इक्वेशन फॉर्म करना दिमाग में? नहीं तो मैं फॉर्म करके दिखाता हूँ। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू x1, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू x2। इधर x एंड y भी ले सकते हैं। अब टाइम के बेस पे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देख, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट 4 आवर लगता है, कौन से डिपार्टमेंट में? पी में। तो x1 यूनिट में कितने आवर लगे होंगे? सर 4x1। प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट, प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट पी डिपार्टमेंट 1 आवर लेता है, तो x2 यूनिट को कितने आवर लगे होंगे? 1x2। ये मैंने डिपार्टमेंट पी के एंगल से इक्वेशन बनाई है ये, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन डिपार्टमेंट क्यू की भी बननी चाहिए। वहां ए के x1 यूनिट पे 1x1 लगेगा, बी के x2 यूनिट पे 4x2 टाइम लगेगा। सर ये इक्वल टू क्या होगा? मतलब कि इसके आगे इक्वल टू लिखोगे या लेस देन इक्वल टू? सर जब आप एलपीपी करते थे, मैं किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं चाहता, ये क्लास में मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ, वैसे ही आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पे भाई। तब बच्चे पूछते हैं सर लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये तो कंस्ट्रेंट है, डिपार्टमेंट पी का जो मैक्सिमम टाइम है वो 90,000 है, तो हम लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। मैं क्या, वो आप इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखते थे क्योंकि आपको पता नहीं होता था, आपको ये पता होता था कि मैक्सिमम 90,000 घंटे, तो प्रोडक्शन 90,000 घंटे उससे कम के लिए होगी। यहाँ फर्क है, यहाँ फर्क है। वो की लाइन लेके आओ भाई, लेके आओ उसको। सर ये लाइन जान है इसकी, क्वेश्चन में लिखो बस्टेड एक्टिविटी वाज अटेन्ड, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि डिपार्टमेंट पी के आवर्स 90,000 थे, ना ही 1 घंटा ज्यादा ना ही 1 घंटा कम, इसलिए आप यहाँ हक से 90,000 लिख सकते हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट क्यों। देन ये दो इक्वेशन बन गई जी। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट पीस टाइम एंड दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट क्यू। सर ये इतनी आसान इक्वेशन है कि आप एलिमिनेशन रूल निकाल के लगा के x1 और x2 की वैल्यू ले आएंगे। सर आप इसे करें एलिमिनेट और सॉल्व करके मुझे बताएं। देखें जी कितनी कितनी वैल्यू आती है। इस सब के लिए नेचुरल है कि हम इंस्टीट्यूट के आंसर में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने अब इक्वेशन सॉल्व करने तो बैठना नहीं ना यहाँ पे। तो भाई वैल्यू आती है 18,000। 18,000 इन्होंने भाई 4xy की टर्म में बनाया, हमने x1 x2 बना लिया, तो कोई ऐसा चक्कर वाली बात इसमें कभी भी नहीं होती है। अब जब 18,000 आया है, दैट इज द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ ए एज वेल एज बी। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप प्रोडक्शन भी बता दो। सर बता दिए। तो सर आप सेल भी बता दो। सर आपका फर्स्ट ईयर है, आपका फर्स्ट ईयर है, तो इससे पहले तो आपने कुछ बनाया नहीं। हाँ जी सर, इससे पहले तो कभी बनाया नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ। WIP एंड में कुछ नहीं है, पर कुछ अनसोल्ड यूनिट बचे हुए हैं। कुछ क्या बचे हुए हैं सर? अनसोल्ड यूनिट्स। तो जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना थोड़ा ना बेच दिया होगा। प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें FG का, सेल क्वांटिटी आ जाएगी। चेक करें, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, आपके यहाँ सेल क्वांटिटी आ गई। 18,000 माइनस 1800, 18,000 माइनस 5,400, तो बैलेंस फिगर में आपकी सेल क्वांटिटी बिल्कुल आ चुकी है। बोलो भी डन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता होता है कि भाई आपको पहला वाला पार्ट सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत है, और जो आप LPP वगैरह में करते रहें। तो प्लीज इस पे भी रिक्वेस्ट यही है कि साथ साथ कॉपी पे बना के देख लें। वीडियो को चाहे पॉज कर दें, बंद कर दें, जब पहला पार्ट पक्का समझ आ जाए फिर आगे सुने। हाँ जी, होपफुली आपने मेरी बात मानी तभी आगे सुन रहे हैं। तो भाई ये सेकंड पार्ट है, ये सबसे मुश्किल है समझना। इसके लिए स्किल चाहिए भाई, समझने के लिए भी, समझाने के लिए तो चाहिए होता खैर हमेशा ही,
बट बेटा आपकी एफर्ट होगी तो समझ आएगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट ने तो सीधे ही आंसर निकाल लें। असर्टन द इफेक्ट ऑफ यूजिंग predetermined overhead rate instead of the department wise overhead rate on company's income। यहाँ फायदा कर गया। हमारी असाइनमेंट में या बुक्स में ये बस यहाँ तक है। इस लाइन का मतलब ये लेते हैं कि भाई क्या इफेक्ट होता अगर प्री डिटर्मिन रेट यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइज रेट। ओवरहेड के दो रेट्स हैं सर, आ जाओ मैं आपको दिखा दूं। ये है डिपार्टमेंट वाइज रेट, ऐसे करोगे तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स है। और यदि जगह अगर ये कर दो ब्लैंकेट रेट जिसे कहते हैं 3672 डिवाइड दिस बाय 180, दिस इज 20.40। कोई कह रहा है कि इसका क्या इफेक्ट होगा अगर इसे यूज करें। दोबारा सुन, ascertain the effect of using predetermined overhead rate instead of the departmentalized rate on company's income। भाई इतना लिखते होते हैं पर इन्होंने अब हिंट दे दी, ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन स्टॉक वैल्यू। कहता दोनों मेथड्स ओवरहेड के, एक है डिपार्टमेंटल एक है ब्लैंकेट रेट। अगर हम ब्लैंकेट रेट यूज करें इंस्टेड ऑफ क्या भी डिपार्टमेंटल, तो हमारी कंपनी की इनकम पे क्या असर होएगा, बिकॉज उसका असर होने वाला है स्टॉक की वैल्यू पे। पर यही तो सबसे मेन बात है इसके अंदर, यही तो इसने बता दिया। देख यार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली समझो कि स्टॉक की वजह से क्यों फर्क आएगा। देखो जब आप अपनी सीओपी के अंदर ओवरहेड डालोगे, मतलब सीओपी से पहले जैसे ये सीओपी है, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड डलेगा, चाहे आप डिपार्टमेंटल से डाल दो ओवरहेड्स चाहे आप ब्लैंकेट रेट से डाल दो, टोटल तो वही डलेगा। बच्चे कहते हैं सर ये हमें तो समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लो शीट्स, हम इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, जितनी कहोगे उतने बना देंगे। ये फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटल रेट के बेस पे डलते हैं, प्रोडक्ट वाइज इतनी लंबी स्टोरी नहीं बनाऊंगा पर सिर्फ इतना दिखाऊंगा कि यार देख जिस भी प्रोडक्ट में डलेंगे डलेंगे तो डिपार्टमेंट पी के 90,000 आवर्स के, डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू दोनों के 90,000 आवर्स के ओवरहेड डलेंगे। 90,000 इंटू दिस, दोनों के अपने अपने रेट होंगे 28.80 और 12.20। हाँ जी सर इसी हिसाब से ओवरहेड डलेंगे। अब अगर इस टोटल को अगर मैं कहूँ कि क्या आएगा सर, टोटल तो इतना ही आएगा। अगर यही ब्लैंकेट रेट के अकॉर्डिंग डले, दोनों प्रोडक्ट की कंबाइन कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000 आवर्स के लिए डलेंगे 20.4। इसका मतलब चाहे आप ब्लैंकेट रेट लगा लो चाहे डिपार्टमेंट लगा लो, सीओपी के अंदर तो फैक्ट्री ओवरहेड सेम ही गया है। फिर कंपनी की इनकम में डिफरेंस कहां से आएगा सर? सीओपी के बाद एक चीज और भी आती है, क्लोजिंग एफजी। क्लोजिंग एफजी डिपार्टमेंटल रेट में अलग वैल्यू रखेगा और ब्लैंकेट रेट में क्या वैल्यू रखेगा, डिफरेंट। तो जितना स्टॉक की वैल्यूएशन का डिफरेंस होगा, मान लो अगर इस टेक्निक में स्टॉक 5 लाख का आता है और उसमें ब्लैंकेट रेट के कारण वो 480 का आता है, तो जैसी स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस डला, आपकी सीओजीएस में डिफरेंस डला, उतने से ही आपकी इनकम डिफर करेगी। दोबारा ध्यान से सुने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप बना के देख लो जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेम काइंड ऑफ ओवरहेड्स आने हैं। स्टॉक की वैल्यू दोनों मेथड्स में डिफरेंट आनी है, तो योर सीओजीएस विल नॉट बी सेम। अकॉर्डिंगली इफ द सीओजीएस इज नॉट द सेम, तो आपका प्रॉफिट विल बी डिफरेंट। ये वो कह रहा है, इसमें आपको उसने बहुत ज्यादा मदद कर दी है। अगर मेरी असाइनमेंट की तरह फुल स्टॉप यहां लग जाता तो भैया ये आपको बहुत टाइम लगता सोचने में। अब तो जो ठीक रीड कर लेता है वो पहला स्टेप ये कहेगा कि चल यार स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं दोनों मेथड में, ओवरहेड वाले पोर्शन निकालते हैं, देखते हैं क्या फर्क है। देखो आओ, ये देखो, ये उन्होंने हमें स्टॉक की वैल्यू में कितना ओवरहेड इंक्लूड होगा दोनों मेथड्स में वो हमारे सामने रख दिया। फिर इधर बेस पे कह दिया कि भाई साहब इतना फर्क हो जाएगा प्रॉफिट में। आओ इसको समझने की कोशिश करें कि क्या क्या कॉलम्स हैं। सर प्रोडक्ट ए, इसके यहाँ 1800 यूनिट, इसमें बताया गया कि अगर ओवरहेड ब्लैंकेट रेट के अकॉर्डिंग हो, मैं इसे ब्लैंकेट रेट ही कहूंगा, तो क्या होने वाला है। और अगर इतने स्टॉक के ओवरहेड डिपार्टमेंटल रेट के अकॉर्डिंग निकले तो क्या होने वाला। लो सर देखें इसे। सर अगर प्रोडक्ट का
टाइम की बात आप करते हैं और उसमें कंफ्यूज हैं तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती बेटा, ऐसी बातें ना किया करो। टाइम के बेस पे पूरा क्वेश्चन होगा। अब अगर आप एक ब्लैंकेट रेट लगाने वाले हैं तो प्रोडक्ट पी ए के टोटल आर्स ही देखे जाएंगे। 4+1 कितने आर्स हैं? 5 आर्स। तो उसके ओवरहेड सीधे आएंगे 1800 यूनिट इंटू 5 इंटू द ब्लैंकेट रेट। प्रोडक्ट ए की वैल्यू में इतना ओवरहेड गया, यस सर। पर अगर इसे ढंग से करते तो इसे रिस्पेक्ट देते कि 1800 यूनिट पे 4 घंटे इस डिपार्टमेंट के, उसका ओवरहेड ऐसे आता 1800 इंटू 4 इंटू रेट। 1 घंटा दूसरे डिपार्टमेंट का, उसका ओवरहेड ऐसे आता। अब आप इसको भाई साहब थोड़ा यहाँ टोटल करके दिखा देते तो बच्चे के लिए अच्छा हो जाता। 207360 21,600, मतलब कि इसके सही में जो ओवरहेड बनते हैं वो बनते हैं 228960। उसके बजाय आपने ब्लैंकेट रेट लगा दिया 183,600। आपने तो स्टॉक की वैल्यू ही कम कर दी। ये देखो सही में ओवरहेड्स कितने? 228960। ब्लैंकेट रेट में कितने? 183,600। क्वेश्चन क्या था कि अगर हम ब्लैंकेट रेट यूज करें इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंटल तो क्या होगा। तो हमने कहा जी स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंस इन द ओवरहेड इन क्लोजिंग स्टॉक एंड इफेक्ट ऑन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। बिल्कुल ठीक हेडिंग लिखी है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतने ओवरहेड से आनी चाहिए, उसके बजाय इतना कर दिया, तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रही है। स्टॉक की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रही है। फिर सर अगर आप प्रोडक्ट बी की बात करते हैं उसमें 5400 यूनिट्स हैं। सेम काइंड ऑफ टाइम लगता है अगर टोटलिटी में देखें तो इंटू 5 आवर्स करके ये उसके ओवरहेड्स हो जाएंगे। पर अगर इसे सही इज्जत मिले तो इसका ओवरहेड ऐसे है 54 इंटू 1 आवर, इस पे ये रेट। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चलो 54 इंटू 4 आवर इंटू ये रेट। तो इससे हम लोग ये चेक करेंगे क्योंकि ये टोटल नहीं लगा रहा ना भाई, हम लगाएंगे 155 200, नहीं नहीं 155 520 पहले ये, फिर इसमें दूसरे वाला 259 200, इनका टोटल बना 414720। मतलब इतना इसका सही ओवर रेट है। उसके बजाय अगर ब्लैंकेट रेट लग गया तो 550 800 के ओवरहेड लग जाएंगे। सीधा सीधा इसकी ओवरहेड कॉस्ट 1,36,080 रुपये बढ़ जाती है। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो सीधे सीधे इतने अमाउंट से बढ़ जाती है। एक स्टॉक कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्रेडिट साइड आइटम है, कम हो रहा है तो इनकम रिड्यूस होगी। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ेगी। देख भाई ध्यान से, एक क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया, दूसरा प्लस कर दिया, ओवरऑल आपकी इनकम बढ़ेगी इस डिफरेंस से। ये देखें, use of predetermined overhead rate has resulted in overvaluation of stock. स्टॉक की वैल्यू में ओवरहेड ज्यादा घुस गए, ड्यू टू विच कंपनी इनकम विल बी अफेक्टेड बाय दिस मच एंड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरहेड कंटेन्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू में ओवरहेड है उससे कंपनी की इनकम पे असर तो होगा ही होगा। अगर आप उस ओवरहेड कंटेंट को बदलोगे तो फिर आपकी इनकम भी चेंज होगी। हाँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने लिए और अगर क्लैरिटी करनी है तो इसके सीओपी लेवल पे ओवरहेड सेम है। तभी तो मैं यार अपनी असाइनमेंट में जब इस क्वेश्चन को कराता था मैं ये कह के कराता था कि भाई इसमें ये सोच पाना मुश्किल है कि इफेक्ट कहाँ से आएगा। तो अगर आप ओवरहेड डालने शुरू करोगे तो टोटल ओवरहेड्स दो कॉलम बना लो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, टोटल टोटल कंपनी वाले कॉलम में तो ओवरहेड सेम ही आई जाएगा सीओपी लेवल पे। पर ये सोचना कि क्लोजिंग स्टॉक में ओवरहेड डिफरेंट डलेगा, ये लंबा टाइम लगता है। पर इंस्टीट्यूट ने द्वार खोल दिए क्वेश्चन के, कहते बेटा ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, हमने खुद ही लिख दिया। अब सर लास्ट पार्ट इज अगेन वेरी इजी, ये बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी कर सकता। कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू द यूज ऑफ प्री डिटर्मिन ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट। कहता आप ये बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस कैसे डिफर कर सकते हैं इन दोनों प्रोडक्ट के अगर हम ब्लैंकेट रेट लगाएं बजाय डिपार्टमेंट वाइज के। सर बच्चा पूछ रहा है कि सर सेलिंग प्राइस सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट पे कैसे आ जाएगा, मेरे को कुछ बताओ तो सही कि आपका मटेरियल लेबर और प्रॉफिट क्या है। सर सब्र रखें, सब बता रहे हैं। अज्यूम दैट डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल एंड लेबर
पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी वर 25 एंड 40। ये जो आपका मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट बताया गया है, मतलब ये मटेरियल एंड लेबर है, इकट्ठा है। मतलब मटेरियल एंड लेबर ऑफ ए इज 25, मटेरियल एंड लेबर इन केस ऑफ प्रोडक्ट बी इज 40। सेलिंग प्राइस कहता है जी हम कैसे फिक्स करते हैं, ध्यान से सुनो। हम 40% ऐड करते हैं ओवर एंड अबव दीज कॉस्ट, ताकि हमारा प्रॉफिट, सेलिंग, एडमिन ये सब आ जाए। तो इसमें भाई दो तरह के सेलिंग प्राइस निकालने हैं, एक डिपार्टमेंटल रेट पे और दूसरा किसके बेस पे, सर ये ब्लैंकेट रेट पे। तो देखें जी किस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशंस होनी है यहाँ भी, इंस्टीट्यूट ने नीचे लगता वर्किंग्स बनाई हैं। ये देखिए सर, अगर आप एक ब्लैंकेट रेट यूज करना शुरू कर देते हैं, मटेरियल लेबर कॉस्ट तो ये है, किसी को शक हो क्वेश्चन दोबारा पढ़े मेरे साथ। मटेरियल लेबर कॉस्ट ऑफ ए इज 25 एंड बी इज 40। ठीक है सर, तो हमने मटेरियल लेबर कॉस्ट तो ये लिखी। अब अगर हम ब्लैंकेट रेट यूज कर रहे हैं तो हमें एक फ्लैट रेट लगाना है, जो कि 20.40 है, याद है। 5 घंटे के लिए ओवरहेड लगा देने हैं। तो उसमें चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों के ओवरहेड सेम आएंगे, क्योंकि हमने एक कॉमन रेट लगाया। नाउ दिस टोटल इज 127, यहाँ 142, यहाँ 40% मार्जिन रखा गया है ताकि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कवर हो जाए। अल्टीमेटली हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है इतने इतने का। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब अगर यहाँ डिपार्टमेंट वाइज करना होता तो भाई ये दोनों आगे, ये सर आगे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़े तरीके से लगाने पड़ेंगे, आर्स में डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी कि वो 5 घंटे में से 4 घंटे और 1 घंटे अलग अलग जगह से। ये देखो, अब प्रोडक्ट ए के ओवरहेड ऐसे लग रहे हैं, ये 4 और 1 वाली बात जो भूल रहा है वो बार बार यहाँ आ रहा है। देख लो भाई, देख लो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कहाँ लिखा था हमने। जैसे प्रोडक्ट ए, ये कहेगा मेरे 4 घंटे के ओवरहेड डिपार्टमेंट पी से लो, 1 घंटे का क्यू से लो। ये लो, डिपार्टमेंट पी से 4 घंटे। अब ये डिपार्टमेंट पी का रेट लग रहा है इस पे, ब्लैंकेट रेट नहीं, क्यू से 1 घंटा। दूसरे में वाइस वर्सा, ओवरहेड कॉस्ट बिल्कुल चेंज होगी सर, बिल्कुल चेंज होगी जी। ओवरहेड कॉस्ट चेंज हो गई तो टोटल कॉस्ट चेंज हो गई। 40% मार्जिन लगा के ये आपके सेलिंग प्राइस आते हैं। दिस इज द सेलिंग प्राइस इफ वी आर यूजिंग द डिपार्टमेंटल रेट। एंड नाउ इफ वी मूव टू दिस, क्या था वो सर, प्री डिटरमिन्ड ब्लैंकेट। तो डिफरेंस क्या आया सर, वो तो ऊपर दिखाया इन्होंने। कह रहे देखो, अगर हम प्री डिटरमिन्ड रेट यूज करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस है, वैसे अगर हम डिपार्टमेंट वाइज चल रहे थे तो ये है। तो इसमें प्राइस अंडर प्राइस हो जाएगा, इसका फेयर प्राइस 213 बनता है, ये 177 कुछ हो गया, ये अंडर प्राइसिंग हो गई। इसमें 163 कुछ बनता है, वो 198 हो गया, तो ये भाई ओवर प्राइसिंग हो गई। अगेन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तैयारी करें। पूरी यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है आरटीपीस की, अच्छे से करें उन्हें। अगले मतलब वीडियो में अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं।